अगर आपको चूज करना है पर्टिकुलर फैक्टर के कि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान चाहिए, तो सबसे पहली चीज समझ के चलो कि जो इंसान आपको बहुत सारी चीज बहुत कम समय में दे रहा है, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, वो 10 दिन के अंदर लस्ट से लेकर अट्रैक्शन से लेकर अटैचमेंट तक चले जाते हैं, बट आइडियली वो लस्ट से अट्रैक्शन और अटैचमेंट का फेस महीनों और सालों चलना चाहिए। आपने गाय विंच का नाम सुना होगा। उनका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, वो है इमोशनल फर्स्ट एड। माने कि फर्स्ट एड का जो मतलब नॉन मेडिकल लोग हैं, मैं उन्हें समझाना चाहूंगा कि फर्स्ट एड का मतलब अगर हम लोग गिर जाते हैं तो हम लोग तुरंत उसे मतलब क्या कहते हैं, हीलिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए जो लगाते हैं, मरहम लगाते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने इमोशनल फर्स्ट एड का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब हमने अभी अभी रिजेक्शन के बारे में हमने बात की थी, तो वैसा एक पॉपुलर और बहुत ही कॉमन इमोशनल डैमेज या इमोशनल वुंड कह सकते हैं, वो है हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक मैं वैसा नहीं कह सकता कि सिर्फ रोमांटिक या पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है कि आपने 7-8 साल मतलब एक बिजनेस में काम किया और वो बिजनेस रातों रात ठप हो गया। किसी ने मतलब आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो रातों रात उसने सारे पैसे लिए और वो भाग गया। मतलब कोई भी इंसान जिसे आप ट्रस्ट करते हो वो आपका दिल दुखाता है, ये एक इमोशनल वुंड हो जाता है। मैं सिर्फ ये पॉपुलर है इसलिए बता रहा हूँ, पर ऐसे कई सारे इमोशनल वुंड हो सकते हैं। तो इंसान को जब वो ऐसे फेस करता है, जब वो एक्सपीरियंस करता है, तो कैसे उसका हीलिंग शुरू करना चाहिए, मतलब इमोशनल फर्स्ट एड कैसे लानी चाहिए। राइट। सबसे पहले चीज समझना कि वुंड है इन द फर्स्ट प्लेस। काफी बार तो हम भागने लग जाते हैं। अगर हम गिर गए, हमें चोट लग गई, तो हम ये नहीं बोलते नहीं नहीं चोट नहीं लगी, मैं तो बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ। चोट लगी है, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। जब तक समझ नहीं पाएंगे कि चोट लगी, तब तक हम हॉस्पिटल जाके वो फर्स्ट एड नहीं लेने वाले या किसी के थ्रू नहीं लेने वाले। ये गलती हम सबसे पहले इमोशनल हेल्थ के साथ करते हैं। मैं तो बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन फालतू चीज़ों का, मैं नहीं रोता इन सब फालतू चीज़ों के पीछे। ये हम खुद को कहते हैं। मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, मुझे दुख हुआ, इट्स ओके, मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे इन चीज़ों को। मुझे लगा ना ये बेकार चीज़ है, मैं इतना छोटा इंसान थोड़ी ना हो कि मुझे इन फालतू लोगों की फालतू बातों का फर्क पड़ने वाला है। नहीं। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आपको दर्द हुआ, आपको जेलसी फील हुई, आपको गिल्ट फील हुआ, आपको स्ट्रेस हुआ, इट्स ओके, आप इंसान ही हो ना। ठीक है, फर्स्ट इज एम्ब्रेस दैट यू फेल्ट सर्टेन थिंग्स एंड देन आइडेंटिफाई कि क्या करना है उसके लिए। जब आप वो समझ जाओ कि ये हो गया मुझे मेरे साथ, तो आप उस अकॉर्डिंगली चीज़ों को वर्कआउट करना चालू करोगे कि मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस कारण, व्हाट कैन आई डू टू रिड्यूस दैट सैडनेस। मे बी टॉक टू समवन अबाउट इट, मे बी राइट इट डाउन, मे बी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आई कैन डू इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जब हम अपने ऑप्शंस देते हैं, खुद को कंट्रोल दिखाते हैं, खुद को पावर दिखाते हैं, तो नेचुरली वो थोड़ा हील करना चालू कर देता है। बट लाइक आई मेंशन कि एक्सेप्टेंस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो इमोशनली हम नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, और वो चीज़ें और एस्केलेट हो जाती है। वही वाली बात है, मेरा हाथ टूट चुका है, हम फिर भी खींचे जा रहे हैं उसे। एक पॉइंट के बाद वो कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाए, कभी नहीं इसको हील कर सकेंगे। और वही इमोशनल लेवल पे होता है, हम हार्ट ब्रेक्स को थ्रू जाते हैं और जाते जाते एक खराब होता है, फिर दूसरे में जंप करते हैं, दूसरा खराब होता है, दूसरे में जंप करते हैं, तीसरा खराब होता है, चौथे में जंप करते हैं। 5-6-7 हार्ट ब्रेक के बाद हम कहते हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, ये सब तो बेकार चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें, मैटर नहीं करता है। राइट। बट रियलिटी में आपको करना था, तभी तो आप गए थे रिलेशनशिप में। राइट। अब आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं करनी बिकॉज आप हार्ट ब्रेक के थ्रू जा चुके हो। इट डजंट मीन कि आपको नहीं करनी थी शादी, इट इज जस्ट दैट कि आपका होप हट चुका है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतने पेन के थ्रू जा चुके हो कि ऑब्वियसली आपको होप चला जाएगा, आप होपलेस फील करोगे। बट वर्क अराउंड करना बहुत जरूरी है कि नहीं, आपको समझना जरूरी है। इफ यू आर एबल टू मेक अ डिसीजन कि मुझे शादी नहीं करनी फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल सेंस, कि मैं बहुत ही कंपोज्ड हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, कोई मेरे पास इमोशनल पेन या ट्रॉमा या वुंड नहीं है, तब मैं डिसाइड करूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, देन आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट डिसीजन कि ठीक है आप सही बोल रहे हो। बट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ट्रॉमा और पेन और वुंड जिसको आपने कन्वीनियंटली इग्नोर किया बैठा है, देन आप ये बोल रहे हो, देन आपको ना शादी करने वाला डिसीजन भी हॉन्ट ही करेगा और हर्ट ही करेगा। राइट। राइट। तो वो चीज़ों को समझना जरूरी है। ऑब्वियसली ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने ट्रॉमा के थ्रू शादी कर ले, उसको में ट्रॉमा डाल दे। समझना, वर्क करना भी बहुत जरूरी है, बट हाँ, समझना, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ऐसे डैनियल गोल्डमैन करके उनका इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बुक है, वो उसे बाइबल ऑफ इमोशनल हेल्थ कह सकते हैं हम लोग। यस। तो उसका 2-3 मिनट में समझा दीजिए कि ताकि प्रैक्टिकल टेक अवेज ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है, ही कैन ओवर कंपेंसेट विथ ऑल अदर काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड और पर्सनल लाइफ स्ट्रेस। तो आप हमें एक इंसान कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है, वो हमें थोड़ा 2-3 मिनट में बताइए। राइट। राइट। सी, इमोशनल इंटेलिजेंस है जर्नी। तो मेरा 2-3 मिनट में उसको समराइज करना एक उस चीज़ के लिए डिसलॉयल्टी वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, पॉइंट इज कि हम उसका समराइज ज़रूर कर सकते हैं इस टर्म्स में कि ऑल इमोशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना आप हैप्पीनेस के पीछे भागना चाहते हो, जितना आप पावर के पीछे भागना चाहते हो, जितना आप कंट्रोल के पीछे भागना चाहते हो,
उतना ही इंपॉर्टेंट एंग्जाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, एंगर भी है। तो यही क्रक्स है बुक का कि आप हर इमोशन को समझो कि ये क्यों आ रहा है, rather than trying to run away from those emotions। और वही बात रही हमेशा कि वही समझना कि क्यों, कहाँ से बिल्डअप हुआ, हम इवॉल्व कैसे करें, क्या इमोशंस किस तरीके से आ रहा है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, वर्क अराउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स द होल क्रक्स ऑफ द बुक कि क्या डिफरेंट पिलर्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, ये 4 पिलर्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। उसके अराउंड खुद को कैसे बिल्ड करना एंड देन उसके अकॉर्डिंगली खुद को कैसे वर्क अराउंड करना। बट ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी। हम चाहेंगे कि आप रीड करो खुद से बुक, खुद से समझो, खुद से वर्क अराउंड करो, खुद से क्यूरियस बनो खुद के लिए। बिकॉज आपको भी पता है कि आपने बहुत बुक्स रीड करी है, मैंने भी बहुत बुक्स रीड करी है, बट बुक्स रीड करने से या कुछ वीडियोस देखने से या कुछ पॉडकास्ट या इवन पॉडकास्ट देखने से भी आपकी लाइफ नहीं चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ तब चेंज होगी, ट्रिगर होगा, एक ट्रिगर या प्राइमरी से ले सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ट्रिगर होगा, इट्स अ राइट ट्रिगर। बट जब तक आप उस ट्रिगर को यूज करके अंदर क्यूरियस होना चालू ना करो, चेंजेस लाना स्टार्ट ना करो, तो बस वो एक थ्योरी तक ही रह जाएगी। बिकॉज हम सबको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट वी नॉट ऑनेस्ट, बिकॉज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। थ्योरी में कोट्स में सबको पता होता है, बट वही प्रैक्टिकलिटी के लिए यू नीड बेटर अवेयरनेस, बेटर प्रैक्टिस एंड बेटर क्यूरियोसिटी एज वेल। तो जैसे कि आपने कहा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आज की सबसे बड़ी इश्यू है लोगों के 25 to 35 ईयर ओल्ड में। तो आपके हिसाब से एक इंसान को अपने पार्टनर को कौन से पैरामीटर्स पर चूज करना चाहिए और इस एबेंडेंस ऑफ चॉइस से कैसे बचना चाहिए? राइट, सबसे पहले चीज़ अवेयरनेस ऑफ चॉइस से बचने का तरीका है आपका इमोशनल अवेयरनेस। बिकॉज हम खुद ही इमोशनली अवेयर नहीं हैं, तो हम ऑब्वियसली गिव इन कर देंगे उन इंस्टेंट वैलिडेशन की तरफ। सबसे पहले चॉइस अगर आपको चूज़ करना है पर्टिकुलर फैक्टर के कि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ समझ के चलो कि जो इंसान आपको बहुत सारी चीज़ बहुत कम समय में दे रहा है, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। जिसे हम बहुत ही प्राइमरी भाषा में लव बॉम्बिंग भी कहते हैं कि आपको एक इंसान मिलता है, आप उस इंसान से 10 दिन में इतनी बातें कर ली कि अब 11वें दिन कुछ बचा नहीं बात करने को। तो अब आप खुद सोचो कि आप पहले दिन किसी इंसान से मिलते हो, 10 दिन बाद आपने सब कुछ जान लिया उस इंसान के बारे में, लेकिन 10 दिन तक आपका जो बेसिक रिलेशनशिप का बॉन्ड है, लव का बॉन्ड था, गोइंग फ्रॉम लस्ट टू अट्रैक्शन टू अटैचमेंट, वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं थे, आप तो लस्ट वाले स्टेज पे ही थे अभी तक। तो क्या हो रहा है कि 10 दिन में आप एक ऐसे लॉजिकल पॉइंट पे पहुँच चुके हो कि सब कुछ आपको पता है उस इंसान के बारे में। तो आपका सिंस अटैचमेंट वाला फेज आया ही नहीं था, आपके लिए उस इंसान को चूज करना या रिजेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप को बिल्ड करने में करें कि मुझे किसी इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ 1 or 2 ईयर्स तब तक मेरा अटैचमेंट वाला फेज आ चुका होगा और मुझे फिर भी लगेगा कि इंसान है, इसके अंदर फ्लॉज कुछ है, बट ओके आई कैन मैनेज विद दिस पर्टिकुलर फ्लॉज। लेकिन वही फ्लॉज आपको 10 दिन के अंदर पता चल जाए तो आपको लगेगा नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, वो 10 दिन के अंदर लस्ट से लेकर अट्रैक्शन से लेकर अटैचमेंट तक चले जाते हैं। बट आइडियली वो लस्ट से अट्रैक्शन और अटैचमेंट का फेज महीनों और सालों चलना चाहिए, लेकिन वो तुरंत कर रहे हैं, तो वो चीज़ सब कुछ इंपैक्ट कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि लेट्स ट्राई नॉट टू हैव वेरी अनसस्टेनेबल रिलेशनशिप्स। तो जहाँ पे लव बॉम्बिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को आप धीरे धीरे अपने लेवल पे काम डाउन या रिलैक्स तरीके से लेना चालू करो। बिकॉज जितना हम पुश करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ और ड्रिवन होगा, बिकॉज इट्स एक्साइटिंग, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपको सब कुछ 10 दिन के अंदर मिल रहा है, कितनी एक्साइटिंग वो प्रॉस्पेक्ट है ना, बट रियलिटी में इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस इन द लॉन्ग रन। एंड दूसरा इक्वली पॉपुलर एक क्वेश्चन था कि हार्ट ब्रेक या फिर रिजेक्शन से कैसे हम खुद को बाहर आए वो सिचुएशन से और खुद को हील करें वापस इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनने के लिए। आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले चीज़ रिजेक्शन से बचने के लिए, निकलने के लिए खुद के वर्थ से उसको डिटैच करना। हम जनरली वही करते कि जब हम रिजेक्ट होते तो सारा वर्थ का बोझ उस इंसान पर डाल देते कि तुमने मुझे अनवर्दी फील कराया, तुमने मुझे बुरा फील कराया, तुमने मुझे फील कराया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मीनिंग नहीं, मेरा कोई वर्थ नहीं है। बट नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं फील कराया, उसने बस अपना चॉइस रखा, गलत रखा सही रखा बात की बात है वो चीज़, बट उसने आपको अनवर्दी नहीं फील कराया, आपने खुद को अनवर्दी फील कराया, ये बोलकर और ये सोचकर कि मेरी वर्थ सिर्फ उस इंसान ने डिसाइड करनी है और किसी ने नहीं करनी है। हम अपनी वर्थ को खुद से नहीं जज कर रहे, उस इंसान के थ्रू जज कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज समझना है, एक बहुत ही पॉपुलर वो एफोरिज्म कहते हैं जो एकदम वो शॉर्ट में सब कुछ विजडम कहते हैं, वो कहते हैं कि रिजेक्शन टेल्स मोर अबाउट द रिजेक्टी रादर देन द रिजेक्टेड पर्सन। तो मतलब अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको दर्शाने से ज्यादा उसकी फिलोसॉफी और उसकी चॉइसेस को ज्यादा एब्सोल्युटली वो गलत चॉइस हो सही चॉइस हो वो आपका डिसीजन नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे कितना भी अच्छे सजेशंस दे दो कि वॉक करने जाओ, अच्छे जिम जाओ, काम करो, खुद के ऊपर थेरेपी लो, कोचिंग लो,
लेकिन मुझे अल्कोहल और सिगरेट ही स्मोक करना है, दैट इज़ माई कोपिंग मैकेनिज्म, राइट। आपके बोलने से वो गलत नहीं हो गया, वो मेरा गलत तरीका है, तो मैं गलत थी उस पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात को मना कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा, गलत है तो गलत है। लेकिन ये आप अगर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि ये क्यों नहीं सुन रहा मेरी बात, तो आप ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए मुझसे ज़्यादा, राइट। तो वो समझ जाना कि वो आपका पर्सनल चॉइस है उस इंसान का, हम नहीं चेंज कर सकते। हम अपना ट्राई कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन ट्रायल के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड आवर ओन लाइफ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।